ये गाइस, स्वागत है आप सभी का बटनेर आईएएस में। मेरा नेम है रिचा और आज की हमारी एनर्जी टेक्नोलॉजी की ये लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास क्यों है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है क्योंकि आज हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मेंस के मैं आप सभी लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो प्रैप टुडे के बारे में बता देती हूँ आप सभी को। प्रैप टुडे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आप सभी को एसएससी एग्जाम्स के प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर मिलता क्या है आप सभी को, यहाँ पर मिलेगा मैथ्स की वीडियोस, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। उससे पहले आप सभी लोग उठाइए पेन और कॉपी। क्वेश्चंस देखिएगा, स्क्रीन पर होंगे, उनके आंसर्स लिखते जाइएगा। अप्रॉक्स 50 to 60 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे 1 आवर में। तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर प्लस आप अगर कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर्स के बारे में बताएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा फील होगा, गुड फील होगा कि आप सभी ने क्लासेस जो है वो बहुत अच्छे ढंग से सुनी है, समझने का प्रयास किया है। और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो ना एनर्जी टेक्नोलॉजी में तो आज के सेशन में पूछ। अब उसके बाद से फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं जो है स्पेस टेक्नोलॉजी। यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ थोड़ा सा साइंस है, थोड़ा सा कहानी है। इस चैप्टर से ना थोड़ा सा, जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ना, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाते हुए भी इवन मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है और जब इवन आप पढ़ेंगे भी ना तब भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। कहीं ना कहीं हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बुरा भी फील होगा कि हमें जो चीज़ें काफ़ी पहले कर देनी चाहिए थी वो हमने शायद काफ़ी लेट किया। बट जब हम रीज़न जानेंगे तो रीज़न जान के आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जब होता क्या है कि बात अच्छे कपड़े पहनने की हो और दो वक्त की रोटी की हो, इंसान जो है वो दो वक्त की रोटी। इसी तरीके से कुछ हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के साथ भी हुआ। तो उसे कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम एनर्जी टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। स्क्रीन पर दिख रहा है पहला प्रश्न। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निम्नजनी यानी सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड, सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आईएएस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, समझिए, वीडियो को रोक लीजिए अगर लगता है कि अगेन पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन खुले दिमाग से, एकदम दिमाग ओपन करके बहुत सिंपल है। इसका डी आंसर हो जाएगा। ना ही एक सही है ना ही दो सही। इसके बाद कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे, उनके लिए भी चिंता मत करिएगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में, अब देखिए आप बैक टू बैक दो क्वेश्चन, ये आईएएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो आईएएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक चीज और भी, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पेपर की बात करते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर के पता है आप सभी को क्वेश्चन पेपर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमें वो ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा रेलेवेंट या इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। अब एनर्जी टेक्नोलॉजी से हर एक 2 साल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, का मतलब है कि इंपॉर्टेंट है भैया। तो चलिए, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर सेकंड, सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा?
सॉरी 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी डी है, ना तो एक ना ही दो। अगर आप चाहें सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में एक साथ करना तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप कंफर्टेबल समझें। बस आपको अपना फाइनल स्कोर मुझे बताना है कि आपका फाइनल स्कोर क्या हुआ आज के टेस्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में हमने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में पढ़ा था के अतिरिक्त नया 4 एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है आखिरकार? ए असैनिक परमाणु रिएक्टर IEAE के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, सैनिक परमाणु अधिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं। सी नंबर, देश के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह NSG से यूरेनियम के क्रय का विशेषाधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, देश स्वतः NSG का सदस्य बन जाता है। क्या होगा इनमें से करेक्ट आंसर? एक्चुअली में अतिरिक्त नयाचार या एडिशनल प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के निहितार्थ की बात की जा रही है। तो अगर हम निहितार्थ की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, यानी असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन। क्वेश्चन नंबर 4, शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं? ऑप्शन नंबर 1, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा करने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 2 और 3। ये IAS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकेंड एंड थर्ड जो है ये ऑप्शंस करेक्ट है, फर्स्ट जो है वो फर्स्ट करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस में आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेबल पाते हैं? ऑप्शन नंबर 1, छत के या फिर जो सीलिंग पंखे होते हैं, सीलिंग फैंस होते हैं उनमें, या फिर ऑप्शन नंबर सेकेंड विद्युत गीजर, ऑप्शन नंबर थर्ड नलिका रूप प्रतिदीप्ति यानी ट्यूबरल ल्यूरोसेंट लैंप। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ए नंबर केवल 1 और 2, बी नंबर केवल 3, सी नंबर केवल 2 और 3, डी नंबर 1 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ से एनर्जी टेक्नोलॉजी में आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो देख ही रहे हैं, एंड मुझे ये पता है कि आप लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखे होंगे, तो चलिए इसी बहाने आपके ये वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हुए जा रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टार लेवल की अगर हम बात करते हैं, यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के स्टार लेवल की बात करते हैं, तो एक्चुअली में जो सीलिंग फैन होते हैं, विद्युत गीजर होते हैं एंड नलिका रूप प्रतिदीप्ति लैंप है, इन तीनों में ही पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि डी ऑप्शन ही है जिसमें तीनों के तीनों ऑप्शंस। चलिए एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रिंट ही नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कभी कभी समाचारों में नेट मीटरिंग निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करने के संदर्भ में देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए,
परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग। बी ऑप्शन, घरों के रसोई घरों में पाइंड नेचुरल गैस का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी, मोटर गाड़ियों में सीएनजी किट लगवाना। ऑप्शन नंबर डी, शहरी घरों में पानी के मीटर लगवाना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है, यानी नेट मीटरिंग किसके संदर्भ में देखा जाता है? तो नेट मीटरिंग जो है वो परिवारों और उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग के रूप में देखा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन आप सभी को याद होगा ना कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है? अल्कोहल हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, वाटर गैस हो जाएगा या फिर प्राकृतिक गैस हो जाएगा। तो जीवाश्म ईंधन के बारे में बात कही गई है, तो जीवाश्म ईंधन का एकदम करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी नंबर है, प्राकृतिक गैस। ज्यादातर ये जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स वगैरह में पूछे गए हैं, जो जो बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस टाइप हैं, ये वो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं आज। क्वेश्चन नंबर 9, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? ए ब्यूटेन, बी प्रोपेन, सी मीथेन, डी इथेन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। हर बार हर टॉपिक में इस गैस का नाम मैंने बोला है। बहुत सिंपल आंसर, मीथेन। हर बार बोलती थी ना, मीथेन गैस का इसमें प्रयोग किया जा रहा है, उसमें किया जा रहा है, इस रूप में किया जा रहा है, उस रूप में किया जा रहा है। तो मीथेन तो आपके जहन में तुरंत ऑप्शन में आना ही चाहिए था। तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 10, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, साधारणतया उनकी टोकामैक डिजाइन होती है। ऑप्शन नंबर 3, वे बहुत अधिक ताप क्रम पर कार्य करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा? ए नंबर केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसमें से ओनली जो है वो सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। यानी नाभिकीय संलयन रिएक्टर के संदर्भ में सिर्फ जो है ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्यूल सेल जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदान के लिए किया जाता है, किंतु लैपटॉप व कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों डिवाइसेस के लिए नहीं। थर्ड, फ्यूल सेल्स यानी प्रत्यावर्ती धारा एसी के रूप में विद्युत करते हैं, उत्पादन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इन तीनों में यानी चारों ऑप्शन में जो एकदम करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक है, यानी से इसमें से जो ओनली एक ऑप्शन है वो ही करेक्ट है एंड उसके अलावा कोई भी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न यानी रिप्लेसमेंट में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त यानी टॉक्सिन तत्व नहीं होता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, डी केवल 3, सी केवल 1 और 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है वो ए नंबर करेक्ट है, यानी ए नंबर जो है वो इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, साइनोजन नेचुरल गैस, कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस या फिर कंट्रोल्ड नेचुरल गैस? सीएनजी बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बारे में तो हमने बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ा था ना। भारत में भारी जल बनाया जाता है, यानी जो हैवी वाटर होता है ना, हमने बहुत सारे रिएक्टर्स पढ़ा जिसमें से हमने भारत में जो है भारी जल के बारे में बात की थी, हैवी वाटर के बारे में बात की थी। तो हैवी वाटर जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में, असम में, दिल्ली में, भिलाई में। तो इंडिया में बात चल रही है कि कहाँ पर बनाया जाता है, ट्रॉम्बे में बनाया जाता है। सो भारी जल रिएक्टर के बारे में अगर पूछा जाए कि कहाँ पर बनाया जाता है, तो ट्रॉम्बे में बनाया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जा रहा है, बता रहा है कि नाभिकीय संयंत्र होते हैं उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन किस रूप में किया जाता है? ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदक की तरह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी विमंदक की तरह जो है वो नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं 16th नंबर क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 16। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा एसी का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा यानी डीसी का जनन करती है। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार हैं, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर, यानी केवल एक जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है। इसमें से ओनली वन ऑप्शन ही करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? सारे के सारे ईंधन है, बट स्वच्छतम ज्यादा स्वच्छ ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या फिर डीजल? नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, कौन सा है? सी नंबर, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस है वो ही जो है वो सबसे स्वच्छ ईंधन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी कैल्शियम, डी प्लूटोनियम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा करेक्ट आंसर? ए बी सी डी। तो 18 का करेक्ट आंसर सी है, यानी निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सो कैल्शियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने यूरेनियम की बात भी की थी, थोरियम की बात भी की थी एंड प्लूटोनियम की भी बात की थी। बट इस चैप्टर में हमने क्या कभी भी कोई भी बार कैल्शियम का नाम लिया? कैल्शियम का नाम हम कब लेंगे? कैल्शियम का नाम हम तब लेंगे जब बायो पढ़ेंगे, क्योंकि कैल्शियम से हम नाभिकीय ईंधन तो बना नहीं सकते, इससे विखंडन वगैरह थोड़ी ना होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? ए थोरियम, सॉरी इसमें एक्चुअली में ये जो है ये ए हो जाएगा, ए थोरियम, बी यूरेनियम, सी प्लूटोनियम एंड डी जो है वो लेड, ई जो है वो इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेड। तो बेसिकली परमाणुवीय ईंधन के रूप में जो है वो लीड का प्रयोग नहीं होता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब तरीके से फॉर्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20,
न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ए जिरकोनियम का, एंड बी यूरेनियम का, सी मॉलिब्लेडन का, एंड डी वेनेडियम का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक बायोगैस संयंत्र के में निम्न में से कौन सी अभिप्रक्रिया होती है? ए किण्वन, बी जो है वो अपचयन, सी हाइड्रोजन, एंड डी जो है वो बहुलकीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, किण्वन। एक्चुअली में ये इस फॉर्म में इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ से जो एक्चुअली में पीपीटी मेकर हैं उन्होंने अरेंज नहीं किया। चलिए बोलूँगी, मैंने इसे चेक भी नहीं किया था तो पीपीटी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 2 ही क्वेश्चन थे तो माफ़ कर दें, नहीं बोलना, क्योंकि हो जाती है, गलती है, इंसान से ही होती है। बहुत बार ऐसे होता है कि कभी कभी कोई टर्म वगैरह होता है मैं ही गलत प्रोनाउंस कर देती हूँ, या लिखने में भी कभी कभी हो जाता है कि एरर्स हो जाती हैं, फिर मैं उसे एरेज किया करती हूँ। आप देखते हैं ना, थोड़ा सा उनसे भी हो गई, जैसे मुझसे हो जाती है वैसे ही उनसे। बहुत बार आपसे भी तो होती है। कैसे आप कहोगे हमसे तो नहीं होती, अब आपसे भी होती है। पता है कैसे? सारे के सारे हमने टोटल 21 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, पढ़ाया मैंने, सब कुछ है, कुछ भी मैंने बाहर से नहीं दिया। क्या सारे के सारे 21 सही है आपके? नहीं है ना, पूरे के पूरे 21। कितने सही है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के मुख्य अवयव हैं? ए मीथेन, इथेन और हेक्सेन, बी मीथेन, पेंटेन और हेक्सेन, सी मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, डी मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर सी है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम नेचुरल गैस की जब हम बात करते हैं तो इसके मुख्य अवयव जो हैं वो इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। ठीक है, करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्य होता है मीथेन, एसिटिलीन या फिर एथिलीन या फिर ब्यूटेन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। अगर हम मुख्य रूप से एलपीजी ईंधन में बात करते हैं तो मेन रूप में जो है वो ब्यूटेन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? ए सा, बी रेडियम, सी थोरियम, डी प्लूटोनियम, ई यूरेनियम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? ए नंबर। क्या है? सीसा। सीसा जो है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया, काफी टाइम से छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे थे तो आप लोगों को लग रहा होगा ओहो ये तो भाई हाथ का खेल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन है, रीड करिए अच्छे से, दिमाग लगाइए। शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? 1, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, सीरे को इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल दो एक और तीन, डी एक दो और तीन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी केवल एक और तीन, यानी ओनली 1 एंड 3। खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, वहीं शीरे को इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ये जो 1 एंड 3 ऑप्शन हैं ये एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, जीव भार गैसीकरण को ऊर्जा में ऊर्जा संकट के धारणीय यानी सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है।
इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1. नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवन भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती। ऑप्शन नंबर थर्ड, जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों का ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी केवल एक दो तीन। सो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा करेक्ट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर है, यानी ओनली वन ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे लाभकारी है? 1. प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक अपशिष्ट उत्पादित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी केवल एक दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ऑप्शंस एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 239। तो यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन के लिए कौन सा यूरेनियम इस्तेमाल किया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 में ये पूछा है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यूरेनियम 235 जो है वो समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर? बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस पूछा है दोनों में कि CFL जो है और LED जो है दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संपीडक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो एकदम करेक्ट आंसर है वो है सी नंबर, यानी केवल एक और तीन जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना, बी न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, सी रिएक्टरों को ठंडा करना, डी नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य पूछा गया है, याद रखिएगा। तो भारी जल का कार्य करना मैंने आप सभी को बताया था कि भारी जल यानी जो हैवी वाटर जो भी रिएक्टर्स होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो हैवी वाटर होता है, मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि हैवी वाटर रिएक्टर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, सो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ए नंबर करेक्ट हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 31 की।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया यानी सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन संभव है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ए नंबर केवल 1 और 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी 2 और 4, डी 2, 3 और 4। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी 1 एंड 3 जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम, भारी जल, रेडियम, सादा पानी। मंदक के रूप में पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, तो मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, वो भारी पानी को यानी जो हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर का प्रयोग उसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, या फिर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। तो बायोगैस में मेनली क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 में यही पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33, जो बायोगैस में मेनली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन पाई जाती है। याद रखिए, बायोगैस जब भी पूछा जाए कि बायोगैस में मेन लीड में या मेन तौर पर क्या पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन जो है वो पाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? ए यूरेनियम 270, बी यूरेनियम 500, सी गैसोहोल, डी यूरेनियम 238 जो है। तो क्या इनमें से बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो यूरेनियम 238 जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है? कल्पक्कम, बी एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्ट फॉर एप्लीकेशन सॉरी एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 35 इनमें से वो एक ऑप्शन ऐसा है जो सही नहीं है। तो हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो चेन्नई, ये एक सुमेलित नहीं है। उसके अलावा सारे के सारे जो हैं वो सुमेलित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 के साथ आप सभी को सुमेलित करना। सूची 1 में परमाणु शक्ति केंद्र दिए हैं, सूची 2 में स्थित वाले राज्य दिए हैं। यानी कि सूची 1 में वो परमाणु शक्ति केंद्र जहां पर स्थित हैं उनके जगह के नेम। कल्पक्कम कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में, या महाराष्ट्र में। बी नंबर हो जाएगा नरोरा। नरोरा कहाँ पर स्थित है? काकरापार और ट्रॉम्बे कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपको बताना है कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर। देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए माइंड में, बस गूगल का प्रयोग नहीं करना है, गूगल बाबा में सर्च नहीं करना है कि अगर याद नहीं आ रहा है तो हम गूगल बाबा में जल्दी से मोबाइल निकालें, मैम ने तो टाइम दिया हुआ है, हम सर्च कर लें और मैम को करेक्ट आंसर बता दें, ऐसा नहीं। चलिए चलिए, आपने देख लिया होगा, अब आप अपने करेक्ट आंसर को मैच करिएगा। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर है, यानी कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद नरोरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। वहीं जो काकरापार है, काकरापार कहाँ पर स्थित है? काकरापार की अगर हम बात करते हैं, एक्चुअली में मिस्टेक हो गई है ना, मिस्टेक हो गई। तो ए का जो वो है वो 3 हो जाएगा, ओके करेक्ट है ए। एंड बी का जो है वो 1 होगा।
एंड सी का जो है वो 2 होगा, ये सी होगा। एक्चुअली में काकरा पार का हो जाएगा गुजरात, एंड ट्रॉम्बे का जो है वो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, संवर्ध यूरेनियम होता है ए विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें, बी प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण, डी क्रोमियम और कोटिंग की हुई यूरेनियम की छड़ें। सो क्वेश्चन नंबर 37, संवर्ध यूरेनियम क्या होता है वो आपको बताना है। तो संवर्ध यूरेनियम एक्चुअल में जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी क्रोमियम की कोटिंग हुई यूरेनियम की छड़ें जो होती हैं वही संवर्ध यूरेनियम होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, थंडरबोल्ट, फ्लाइंग गरुड़ या फिर अग्नि परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इजी आंसर, स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए, वही तो कोड था ना। जब हमने सफल अपना परीक्षण किया तो उसमें हमने कहा था ना, मैंने आपको बताया था ना कि कहा गया था कि बुद्धा मुस्कुराए, स्माइलिंग बुद्धा, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? ए हाइड्राइड, बी कोयला, सी सोप स्टोन, डी रेजिन। तो क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 39 के करेक्ट आंसर की बात करें तो ए नंबर हो जाएगा, यानी हाइड्राइड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। ए प्लूटोनियम, बी रेडियम, सी थोरियम, डी यूरेनियम। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी नंबर, यानी थोरियम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ये सभी के सभी भारतीय शोध रिएक्टर हैं या फिर तारे हैं या फिर प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं या फिर पावर संयंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑब्वियसली तारे नहीं है, ध्रुव पूर्णिमा और साइरस तारे नहीं है, प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम भी नहीं है, इन दोनों में से हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये जो है ये शोध रिएक्टर, ध्रुव पूर्णिमा एंड साइरस जो है ये तीनों के तीनों जो हैं ये शोध भारतीय शोध रिएक्टर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 42, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए मुझे कमेंट में क्या होगा। बहुत इजी, बी नंबर, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। कल्पक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, रक्षा प्रयोगशाला के कारण, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के कारण या फिर अंतरिक्ष केंद्र के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कल्पक्कम जो है वो परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण ही प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? ए एस्टेटाइन, बी फ्रेंसियम, सी ट्रिटियम, डी जार्कोनियम। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर? तो 44 का करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी जार्कोनियम जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय निम्नलिखित संगठनों पर विचार करना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड हैवी वाटर बोर्ड यानी गुरुजल बोर्ड, सी यानी थर्ड ऑप्शन भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड,
ऑप्शन नंबर 4 भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन इनमें से कौन से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो यानी एक और चार, सी दो तीन और चार, डी एक दो तीन और चार। तो क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा करेक्ट आंसर? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो डी नंबर है, यानी 1 2 3 और 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 45 का एकदम करेक्ट आंसर है। सो यानी कि चारों ऑप्शन जो हैं वो एकदम सही है, करेक्ट है। तो ये सभी के सभी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय भी आता है, गुरुजल बोर्ड भी आता है, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड भी आता है और भारतीय यूरेनियम कोऑपरेशन भी आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? ए 11 जून 1998, बी 9 जून 1998, सी 11 मई 1998, डी 29 मई 1998। तो क्वेश्चन नंबर 46 का क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी नंबर, यानी 11 मई 1998 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी रेडियम, डी हीलियम। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? ईंधन की बात की गई है कि इनमें से सभी में से ईंधन कौन सा नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी हीलियम जो है वो ईंधन नहीं है। तो हीलियम आखिर क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या फिर उपयुक्त सभी। यानी रेडियोधर्मी जो पदार्थ जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्फा रेज, बीटा रेज या फिर गामा रेज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर? 48 का करेक्ट आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज जो है वो इसके करेक्ट आंसर्स हैं, सभी के सभी। परमाणु बम का सिद्धांत आखिर किस पर आधारित है? ए नंबर नाभिकीय संलयन पर, बी नंबर नाभिकीय विखंडन पर, सी नंबर उपयुक्त दोनों पर या फिर डी नंबर उपयुक्त किसी पर भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, यानी परमाणु बम जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हमने बात की थी ना, मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो नाभिकीय बम का सिद्धांत है, परमाणु बम का जो सिद्धांत है सॉरी, वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। उसमें जो मेथड यूज हुई है वो नाभिकीय विखंडन वाली प्रक्रिया यूज हुई। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कैडमियम जो है वो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? ए रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, बी चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, सी रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा, डी रिएक्टर यथावत कार्य करता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, यानी चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52, परमाणु रिएक्टर क्या है? ए परमाणु बम निर्माण स्थल, बी भारी पानी का तालाब, सी यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, डी आणविक भट्टी। तो परमाणु रिएक्टर जो है वो बेसिकली भारी पानी का तालाब है, हैवी वाटर का तालाब है। क्वेश्चन नंबर 53, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। ए सिंचाई के लिए किसानों की मॉनसून पर निर्भरता कम करना, बी ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना, सी भारत में फूलों की खेती का संवर्धन, डी किसानों की डीजल और कैरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 53 का क्या होगा करेक्ट आंसर? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यानी किसानों की डीजल और कैरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप
राष्ट्रों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो ये थे। अब चलिए, जैसे कि हम आप सभी को पता है कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उन्हें कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, प्लस कुछ ऐसी चीजें जो शायद हमारी क्लास में नहीं हो पाई तो उन्हें भी उन क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करणीय ऊर्जा हम सभी ने पढ़ा था, आप सभी को याद है। नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में यानी कि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़े जमीन आधारित सौर संयंत्र और दुनिया के सबसे बड़े छत आधारित सौर संयंत्र दोनों ही भारत में हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत ने चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथा स्थान हासिल कर लिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड, EY ईस्टर्न एंड यंग द्वारा वर्ष 2017 में जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांकों में भारत का स्थान दूसरा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इसमें जो ऑल ऑप्शंस जो हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो एकदम करेक्ट हैं। सो कुछ इसमें बताने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्ष 2017 में संपन्न 8वीं विश्व नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर वन, यह कांग्रेस हैदराबाद में संपन्न हुई। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इस वार्षिक सम्मेलन की परिकल्पना और योजना 2022 तक सबके लिए ऊर्जा स्वतंत्रता और बिजली प्राप्त करने के लिए भारत के विजन की पृष्ठभूमि में तैयार की गई। ऑप्शन नंबर थर्ड, इस कांग्रेस में 3D के विषय में भी चर्चा हुई। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी केवल दो और तीन जो है वो करेक्ट है। जो देखिए 8वीं विश्व नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी है वो कांग्रेस जो है वो अगर ईयर की बात करते हैं तो 2017 में हैदराबाद की बजाय कहां पर संपन्न हुई थी? दिल्ली में संपन्न हुई। ठीक है, एंड सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। सो इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए है ही नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। परमाणु ऊर्जा और रिएक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन, भारतीय नाभिकीय विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 3 चरणीय कार्यक्रम का समावेशन है। सेकेंड, PHWR में मंदक और प्राथमिक शीतलक के रूप में उच्च शुद्धता वाले भारी पानी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, देश में संपूर्ण परमाणु विद्युत कार्यक्रम हेतु नाभिकीय ईंधन के समावेशन और महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटकों के निर्माण हेतु नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र यानी NFC की स्थापना हैदराबाद में 70 के दशक में प्रारंभ की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो एकदम करेक्ट हैं। इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर सॉरी, प्रधानमंत्री नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर वन, इसमें नवीकरणीय स्रोतों द्वारा 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड, इस योजना की एक अनिवार्य शर्त है कि सभी सौर संयंत्रों में प्रयुक्त सभी PV सेल्स और मॉड्यूल भारत में निर्मित होंगे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य जो है
वो रखा गया था, जिसके बारे में जिसे मंजूरी जो है वो 2019 में दी गई थी। इसमें बात 2019 में कही गई। वहीं प्रधानमंत्री नवीकरणीय ऊर्जा में जो है वो 25 सौर परियोजनाओं का भी लक्ष्य जो है वो रखा गया था। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 5, देश में स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु में पहली बार अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर 2, जापान में $30 बिलियन का ऋण लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3, लाल श्रेणी से हरित श्रेणी में लाने के लिए सौर, पवन तथा हाइड्रो परियोजनाओं का वर्गीकरण किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी नंबर, केवल 2 और 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि इसमें सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। प्रेजेंट अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं तो देखिए, देश में स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा ये पहल जो है वो की गई है, तमिलनाडु में नहीं जबकि गुजरात में। फर्स्ट जो है वो गुजरात में। तो गुजरात तट पर पहली बार जो है वो अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना के लिए जो है वो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके पवन ऊर्जा की शुरुआत की गई। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, जीवाश्म ईंधन के संभावित विकल्प के रूप में प्रयोग किए जा सकने योग्य हाइड्रोजन ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेटल हाइड्राइड के रूप में हाइड्रोजन का भंडारण करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2, गुजरात में हाइड्रोजन संपीड़ित प्राकृतिक गैस वितरण की स्थापना की गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए नंबर जो है वो उसका एकदम करेक्ट है। अगर एक की बात करते हैं, दो क्यों गलत है? क्योंकि इसमें गुजरात लिखा हुआ है, एक्चुअल में गुजरात नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो दिल्ली है। तो दिल्ली में हाइड्रोजन संपीड़ित प्राकृतिक गैस वितरण की स्थापना की गई है। बस इसमें इतनी ही गलती थी। ठीक है, अब बात करते हैं आज के 7वें प्रश्न की। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्रम में के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। 1, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इनको क्या करना है? जो नीचे दिए गए कूट हैं इनमें से सभी राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सभी के सभी को किस में व्यवस्थित करना है? अवरोही क्रम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी पहले जो है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है, क्योंकि इसमें जो सारे के सारे हैं ये सारे के सारे एक तरफ से जो हैं वो, जैसे कि आंध्र प्रदेश जो है वो 2190 मेगावाट की बात की गई है। गुजरात में 1275 मेगावाट। जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक कैसे करेंगे? कर्नाटक में जो है वो 882 मेगावाट। एमपी में जो है वो 357 मेगावाट एंड राजस्थान में जो है वो 288 मेगावाट। तो आप सभी को अब आइडिया लग गया कि किस तरीके से जो है वो अवरोही क्रम में इसे जो है पवन ऊर्जा उत्पादन को लगाया जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको मेगावाट जो उत्पादन क्षमता है वो बस पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन में प्रस्तुत भारत के इच्छित निर्धारित योगदान INDC के अनुरूप भारत प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण की सहायता से 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40% सकल विद्युत ऊर्जा क्षमता को प्राप्त कर लेगा। ऑप्शन नंबर 2, वर्तमान में देश के प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत विश्व की औसत खपत का 5वां हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 3, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2016-17 में 4000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में
5400 मेगावाट से भी अधिक बिजली का उत्पादन करके पवन ऊर्जा क्षमता का एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, यानी सारे के सारे ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का 65% हिस्सा पवन ऊर्जा से आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, पवन चक्की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो एकदम करेक्ट हैं, वो आप सभी को बताना है। तो इसमें से जो है वो ए ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, यानी केवल एक जो है वो करेक्ट है। दो ऑप्शन क्यों नहीं? क्योंकि पवन चक्की जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसमें क्या लिखा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बल्कि होना ऐसे चाहिए तो करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्रम के संदर्भ में विश्व के विभिन्न देशों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, कनाडा, स्पेन। इनको क्या करना है? स्पेन, सॉरी स्पेन नहीं है, स्पेन है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। क्योंकि अगर हम चाइना की बात करते हैं तो 1,45,362 मेगावाट हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो 75,471 मेगावाट। थर्ड ऑप्शन में जर्मनी आ जाता है 44,947 मेगावाट। उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन में स्पेन आता है जिसमें से 23,025 मेगावाट, एंड लास्ट में कनाडा 11,205 मेगावाट। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आप सभी को पसंद आए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन से जल्द ही चालू होने वाला है स्पेस टेक। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय सभी को।